डिजिटल क्लासेस। मैं डॉक्टर राघवेश पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट जीएससी पीजी कॉलेज बालोद। आज मैं आप लोगों को आर्बिट्रेशन एंड ट्रांसलेशन एक्ट 1996 के सेकेंड पार्ट के बारे में बताऊंगा, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, जो कि विदेशी पंचायत के प्रवर्तन के बारे में है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे किसी विदेशी पंचायत को इन्फोर्स कराया जा सकता है। इसमें मुख्यतः दो कन्वेंशंस हैं, एक तो न्यूयॉर्क और एक जिनेवा कन्वेंशन। आज हम लोग इसमें जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में देखेंगे। ये जो है सेक्शन 53 से लेकर 60 तक है, और हम सबसे पहले सेक्शन 53 के बारे में बात करेंगे, जो इंटरप्रिटेशन क्लास है, और जिसमें ये बताया गया है कि कब कोई अवार्ड जो है फॉरेन अवार्ड होता है। किसी भी अवार्ड को विदेशी पंचायत मानने के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 5 चीज़ों का होना आवश्यक है। सबसे पहली चीज कि वह ऐसे विषय से संबंधित हो जो वाणिज्यिक हो, भारत में जिसको कमर्शियल माना गया हो, वाणिज्यिक माना गया हो। अर्थात किसी भी अवार्ड को विदेशी अवार्ड होने के लिए उसको वाणिज्यिक होना जरूरी है, कमर्शियल होना जरूरी है। दूसरा, वह अवार्ड 28 जुलाई 1924 के बाद निर्मित किया गया हो, 28 जुलाई 1924 के बाद पारित किया गया हो। और तीसरा, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, जो मध्यस्थम करार है, वह ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर इस एक्ट का जो अनुसूची 2 का जो प्रोटोकॉल है वह लागू होता है। जो प्रोटोकॉल अनुसूची 2 में दिया हुआ है वह जो है उस पर जो है लागू होता हो। ऐसे मध्यस्थम करार के द्वारा वह अवार्ड पास किया गया हो तो वह विदेशी अवार्ड कहा जाएगा। तीसरा, जुरिडिक्शन को लेकर के कि एक व्यक्ति ऐसे क्षेत्राधिकार, ऐसे अधिकारिता के अधीन आता हो जिस पर भारत सरकार ने घोषित किया हो कि उस अधिकारिता पर विदेश जिनेवा कन्वेंशन लागू होता है। वह क्षेत्र जो है, वह व्यक्ति जिनेवा कन्वेंशन का पक्षकार था, वह क्षेत्र जो है, अर्थात एक व्यक्ति उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो जो जिनेवा कन्वेंशन का पक्षकार था, और उसको जिनेवा कन्वेंशन का पक्षकार होना भारत सरकार ने नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया है। और दूसरा व्यक्ति ऐसे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता हो। पांचवा जो आवश्यक तत्व है क्षेत्र को लेकर के कि जो अवार्ड है ऐसे क्षेत्र में पास किया गया हो जिस पर जो है जिनेवा कन्वेंशन जो है, ऐसे टेरिटरीज में जिस पर जिनेवा कन्वेंशन क्या होता हो, लागू होता हो। फिर सेक्शन 53 का में ये भी बताया गया है कि कब कोई अवार्ड जो है फाइनल होता है, कब किसी अवार्ड को हम अंतिम मानते हैं, यदि उसकी लीगलिटी को, उसकी वैधता को किसी भी उस सक्षम न्यायालय में अगर उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी गई है तो वह फाइनल माना जाएगा। और यदि उसकी वैधता से संबंधित कोई प्रश्न जो है विवादित है, उसको चैलेंज किया गया है, तो जब तक उस प्रश्न का निपटारा नहीं हो जाता उसको हम फाइनल नहीं मानेंगे। सेक्शन 54, पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। सेक्शन 54 में जुडिशियल अथॉरिटी, न्यायिक अधिकारी का जो शक्ति है किसी भी मामले को निर्देशित करने का, आर्बिट्रेशन को, उसके बारे में बात किया गया है कि कब कोई न्यायिक अधिकारी जिसने मामले को ग्रहण कर लिया है वह कब उस मामले को, आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। 54 ये कहता है
कि सिविल प्रक्रिया संहिता में या इस एक्ट में किसी बात के होते हुए भी वह जब इन पांचों तत्व मौजूद हैं तो वह जो है उस मैटर को आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकता है। सबसे पहले एक संविदा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर संविदा नहीं है तो उस मैटर को रेफर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का होना आवश्यक है। एंड दूसरा, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा से संबंधित विवाद होना चाहिए। जो भी विधिक संबंध से उत्पन्न विवाद है वो संविदा से उत्पन्न हुआ हो, यानी संविदात्मक विवाद को ही आर्बिट्रेशन को भेजा जा सकता है। तो संविदा से उत्पन्न विवाद जरूरी है, इसलिए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा से संबंधित विवाद का होना आवश्यक है। और तीसरा, डिस्प्यूट टू सिस्ड बाय जुडिशियल अथॉरिटी, और उस विवाद को न्यायिक अधिकारी के द्वारा, जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। जो विवाद है, जो संविदा जिसके लिए किया गया था, जो संविदा से उत्पन्न विवाद है, उस विवाद को किसी जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा सिस्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया है, ग्रहण किया गया है। और फिर एप्लीकेशन, आवेदन, कोर्ट में, न्यायालय में आवेदन दिया गया हो उस जुडिशियल अथॉरिटी के पास कि इस विवाद को क्या किया जाए, आर्बिट्रेशन को रेफर कर दिया जाए। तो एप्लीकेशन, आवेदन फॉर रेफरेंस, एप्लीकेशन फॉर रेफरेंस, रेफर करने के लिए आवेदन होना आवश्यक है। और पांचवा, एग्रीमेंट, करार। अगर जिस विषय को आप आर्बिट्रेशन को सौंपना चाहते हैं उस विषय के लिए एक करार होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और जब तक करार नहीं है तब तक उस विषय को, मध्यस्थन को, आर्बिट्रेशन को सौंपा नहीं जा सकता है, रेफर नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 54 किसी जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा किसी विषय को ग्रहण कर लिया गया है और विषय को कब जो है आर्बिट्रेशन को रेफर किया जा सकता है, तो अगर वह संविदा है, संविदा से उत्पन्न विवाद है और करार है, तो उसके लिए आवेदन किया गया है, तो जुडिशियल अथॉरिटी उसको रेफर कर सकती है। सेक्शन 55, फॉरेन अवार्ड्स व्हेन बाइंडिंग, कब कोई विदेशी पंचाट बाध्यकारी होता है, बाइंडिंग होता है, ये धारा 55 बताती है। इसके लिए वो कहती है कि जब कोई भी अवार्ड, विदेशी अवार्ड इस अधिनियम के भाग 2 के अधीन इन्फोर्सिएबल होता है, प्रवर्तनीय होता है, तो वह क्या होता है, बाइंडिंग होता है। अर्थात किसी भी विदेशी अवार्ड को बाइंडिंग होने के लिए उसको इस अधिनियम के भाग 2 के अधीन इन्फोर्सिएबल, प्रवर्तनीय होना आवश्यक है। यदि वह प्रवर्तनीय नहीं है, यदि किसी विदेशी अवार्ड को इस अधिनियम के भाग 2 के अधीन प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता, नहीं कराया जा सकता, तो वह बाध्यकारी नहीं होगा। दूसरी बात सेक्शन 55 कहती है, रिलाई अपॉन फॉरेन अवार्ड्स, विदेशी अवार्ड पर आश्रय से मतलब यह है कि वह विदेशी अवार्ड यदि इन्फोर्सिएबल है तो उसका आश्रय हर जगह, प्रत्येक जगह लिया जा सकता है। अर्थात डिफेंस में, प्रतिरक्षा में, सेट ऑफ मुजरा में भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जब प्रवर्तनीय है, अर्थात जब एक बार कोई भी अवार्ड, विदेशी अवार्ड इन्फोर्सिएबल है, बाध्यकारी है, प्रवर्तनीय है, तो उसका आश्रय हम कहाँ ले सकते हैं, उसका आश्रय हम डिफेंस में भी ले सकते हैं, प्रतिरक्षा में भी ले सकते हैं, उसका आश्रय हम सेट ऑफ में भी ले सकते हैं, मुजरा में भी ले सकते हैं। इसलिए रिलाई अपॉन फॉरेन अवार्ड्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस ऑफ एनफोर्समेंट, अर्थान्वयन, प्रवर्तनीयता से निर्देश से क्या अर्थान्वयन है, प्रवर्तन के निर्देश का क्या अर्थान्वयन निकाला जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर भी एनफोर्समेंट से संबंधित बात की गई होगी तो वहां पर ये माना जाएगा कि उसमें आश्रय भी इंक्लूड है। अर्थात वहां पर डिफेंस भी लिया जा सकता है और रिलाई भी लिया जा सकता है और सेटअप भी किया जा सकता है। अर्थात जहां पर भी प्रवर्तन की बात होगी वहां पर वो अवार्ड बाध्यकारी होगा
और जब वो बाध्यकारी होगा तो उसका हम जो है डिफेंस में और मुजरा में प्रत्येक जगह उसका हम उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन 56 एविडेंस कि किसी भी अवार्ड को, विदेशी अवार्ड को जब हमें प्रवर्तनीय कराना हो तो क्या साक्ष्य देना पड़ेगा, क्या क्या साक्ष्य की आवश्यकता होनी पड़ेगी। तो सेक्शन 56 ये कहता है कि एक आवेदन आपको लगाना पड़ेगा और उस आवेदन के साथ साथ इन चीजों को साक्ष्य आपको देना पड़ेगा। कौन कौन चीजें हैं? एक तो ओरिजिनल अवार्ड, या तो आपको मूल अवार्ड की प्रति लगानी पड़ेगी या उसकी सर्टिफाइड कॉपी, प्रमाणित प्रति जो है उस देश के विधि के अनुसार जो है जो मान्य हो। अगर प्रमाणित प्रति या तो आप लगाइए या उसकी ओरिजिनल अवार्ड की कॉपी लगाने पर ये लगाना आवश्यक होगा जब किसी अवार्ड को आप इन्फोर्स करने के लिए आवेदन दे रहे हैं। तो दूसरा जो साक्ष्य में, इस बात को आपको साक्ष्य देना पड़ेगा कि वो अवार्ड फाइनल हो चुका, अंतिम हो गया है और उसकी वैधता से संबंधित कोई भी प्रश्न विवादित नहीं है, लंबित नहीं है। तो इस बात का साक्ष्य आपको देना पड़ेगा कि अवार्ड जो है क्या हो चुका है, फाइनल हो चुका है। तीसरा जो है 57(1) की जो शर्त है उसको पूरा कर लिया गया, उसका साक्ष्य देना पड़ेगा कि जिस मध्यस्थन के द्वारा अवार्ड पास किया गया है वह क्या था, वैध मध्यस्थन था। और चौथा 57(1)(c) 57(1)(c) में ये आपको लगाना पड़ेगा कि जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है उसकी शर्त को भी पूरा कर लिया गया है कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है, एक वैध आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के द्वारा जिसको सौंपा गया था, जिसको मामला सौंपा जा सकता था, उसके द्वारा ये अवार्ड पास किया गया है और उसने उस प्रक्रिया का, जो प्रक्रिया उस विधि के द्वारा आवश्यक है, उस प्रक्रिया का पालन किया है। तो 57(1) और 57(1)(c) जिसको भी हम आगे भी देखेंगे, उनकी शर्तों को पूरा कर लिया गया है। इस बात का साक्ष्य भी आपको लगाना पड़ेगा जब कभी आप किसी विदेशी अवार्ड को प्रवर्तन कराने के लिए आवेदन देते हैं। फिर ट्रांसलेशन, अगर अवार्ड किसी अन्य भाषा में है या साक्ष्य जो है इससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट किसी अन्य भाषा में है तो उसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके और उसका ट्रांसलेशन भी पेश करना पड़ेगा और उस ट्रांसलेशन को भी प्रमाणित करना पड़ेगा कि वह ट्रांसलेशन सही है। फिर न्यायालय कौन सा होगा, किस न्यायालय में आप आवेदन लगाएंगे, तो वह उस जिले का मुख्य सिविल न्यायालय होगा जिस सिविल न्यायालय में आप जो है उस विषय से संबंधित अगर कोई बात दायर करते, अगर वो मान लीजिए आर्बिट्रेशन को मामला नहीं जाता तो वह मामला उस जिले के किस मुख्य सिविल न्यायालय में जाता, तो जिसमें उसको सामान्य बात जो है पेश कर सकते थे, उस जिले के मुख्य सिविल न्यायालय में आप जो है आवेदन लगा सकते हैं। और यदि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय आता है तो उच्च न्यायालय भी शामिल हो, लेकिन लघु वाद न्यायालय या अवर न्यायालय इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। 57 कंडीशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, धारा 57 ये कहता है कि किसी विदेशी अवार्ड को प्रवर्तन करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस में हम किसी विदेशी अवार्ड को प्रवर्तित करा सकते हैं, क्या क्या उसके लिए कंडीशन है। सबसे पहला है 57(1) और 57(2), दो चीजें हैं इसमें। 57(1) ये कहता है कि वैलिड आर्बिट्रेशन, एक तो जो मध्यस्थम होना चाहिए, जिस मध्यस्थम के द्वारा अवार्ड पास किया गया है वो वैध होना चाहिए। अगर वह वैध नहीं है तो हम उस विदेशी अवार्ड को हम प्रवर्तित नहीं करा सकते। तो जो पहली शर्त है कि वैध मध्यस्थम हो। सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, वह अवार्ड उस विषय वस्तु पर पास किया गया हो जो विषय वस्तु आर्बिट्रेशन को सौंपा जा सकता है। और हमारे देश में जिन विषयों पर आर्बिट्रेशन को सौंपा जा सकता है उसी विषय पर वो विदेशी अवार्ड होना चाहिए।
दूसरे देश में क्या प्रोविजंस है, किन विषयों पर होता है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर भारत में उसका प्रवर्तन कराना है तो भारत में वो तभी प्रवर्तित हो सकता है कि जब वह विषय वस्तु से उस विषय वस्तु से संबंधित है जिस विषय वस्तु को हम मध्यस्थम को सौंप सकते हैं। तीसरा आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, मध्यस्थम अधिकरण। जिस मध्यस्थम अधिकरण को सौंपा गया है वो मध्यस्थम अधिकरण भी वैध है और उसी मध्यस्थम अधिकरण को सुपुर्द किया जाना है जिसके लिए करार किया गया था, उसी को सुपुर्द किया गया है, किसी दूसरे को नहीं सुपुर्द किया गया है। मध्यस्थम का करार होता है और उसके द्वारा अधिकरण का गठन होता है और उसी अधिकरण को जिसके सुपुर्दगी के लिए एग्रीमेंट हुआ था उसी अधिकरण को सौंपा गया है। आर्बिट्रेशन प्रोसीजर, प्रक्रिया वही अपनाई गई है जो मध्यस्थम अधिकरण को के शासित होने वाली विधि जो प्रचलित है भारत में। प्रक्रिया कौन सी होती है, जो पक्षकार जिस पर सहमत होते हैं और यदि सहमत नहीं है तो जो विधि के द्वारा बताई गई है, तो उस प्रक्रिया के द्वारा पालन किया गया है और उसके बाद उस अवार्ड को पास किया गया है। फाइनल अवार्ड बिकम फाइनल, अवार्ड के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है कि वह विदेशी अवार्ड क्या हो गया है, अंतिम हो गया है। और मैंने शुरू में ही बताया कि वह अंतिम कब होता है, जब उसकी वैधता से संबंधित कोई भी प्रश्न विवादित न हो। और छठवां, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ, वह अवार्ड किसी ऐसे विषय से संबंधित न हो, लोक नीति के विरुद्ध न हो, भारत की विधि के विरुद्ध न हो। अगर वह कपट या भ्रष्टाचार से पास किया गया है तो वह लोक नीति के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसे किसी अवार्ड को हम प्रवर्तित नहीं करा सकते। तो अवार्ड को लोक नीति के विरुद्ध या भारतीय विधि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, तभी उस अवार्ड का हम प्रवर्तन करा सकते हैं। 57(2) ये कहता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड शैल बी रिफ्यूज्ड। कब हम किसी अवार्ड के इन्फोर्समेंट को, प्रवर्तन को हम रिफ्यूज कर सकते हैं, मना किया जा सकता है। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। एनल, सबसे पहला अकृत, अगर उस अवार्ड को उस देश की विधि के द्वारा जहां पर वह पारित किया गया है अकृत घोषित कर दिया गया है तो उस अवार्ड को हम इन्फोर्स नहीं करा सकते। दूसरा, नोटिस, दूसरे पक्षकार को जो नोटिस दी जानी चाहिए वह नोटिस सूचना नहीं दी गई है मध्यस्थम कार्रवाई के लिए, जिससे वह पक्षकार समय पर अपने पक्ष को समुचित तरीके से नहीं रख पाया है। अर्थात जो सुनवाई का उसका अधिकार है, नेचुरल जस्टिस जो प्राकृतिक न्याय में भी इंक्लूड है कि राइट टू हियरिंग जो है सुनवाई का अधिकार उसको नहीं मिल पाया है, उसका वायलेशन हुआ है तो हम उसको इन्फोर्स नहीं करेंगे। इनकैपेसिटी, कोई पक्षकार असमर्थता से ग्रसित है जिससे वह अपने पक्ष को समुचित तरीके से नहीं रख पाया है और बिना रखे जो है अवार्ड क्या हुआ है, पास हो गया है। डिस्प्यूट, ऐसे विषय से संबंधित है विवाद जिस पर जो है जिसको मध्यस्थम को सौंपा नहीं जा सकता है। विवाद जो है ऐसा था, ऐसे विषय संबंधित था जिसको हम मध्यस्थम को सौंप नहीं सकते हैं और इसको जो अवार्ड है वह क्षेत्र के बाहर है, अर्थात मध्यस्थम ट्रिब्यूनल के क्षेत्र के बाहर चला गया है और उस पर जो है अपने स्कोप के बाहर जाकर के उसने अवार्ड को पास किया है। तो अगर ये सारे बिंदु हैं तो 57(2) में अवार्ड को इन्फोर्स करने से रिफ्यूज किया जा सकता है। 58 जो सेक्शन है वो कहता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, किसी भी विदेशी अवार्ड का जो प्रवर्तन है किस प्रकार कराया जा सकता है। तो सेक्शन 58 किसी भी विदेशी अवार्ड को जो स्टेटस प्रदान करता है वो एक डिक्री का स्टेटस प्रदान करता है कि वह डिक्री जो न्यायालय की डिक्री होती है उसी के समतुल्य है। अर्थात किसी विदेशी अवार्ड का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट हम उसी प्रकार करा सकते हैं जिस प्रकार किसी एक डिक्री का कराते हैं।
तो डिक्री की भांति इसका हम इन्फोर्समेंट करा सकते हैं। 59 जो लास्ट सेक्शन है, अपीलेबल ऑर्डर के बारे में, किन किन आदेशों की अपील हो सकती है। अवार्ड तो फाइनल होता है, आपको मालूम है, लेकिन कुछ दो ऐसे आदेश हैं जिनका जो है अपील किया जा सकता है। एक तो सेक्शन 54 में पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टी टू आर्बिट्रेशन। अगर कोई न्यायिक प्राधिकारी विषय को, आर्बिट्रेशन को सौंपने से इनकार कर देता है, उस आवेदन को रिजेक्ट कर देता है, तो उस आदेश के विरुद्ध जो है हम अपील कर सकते हैं। और दूसरा सेक्शन 57 में जो है हम अगर इन्फोर्समेंट को किसी भी फॉरेन अवार्ड के प्रवर्तन को रिफ्यूज कर दिया जाता है, तो उस मना करने के विरुद्ध, आदेश के विरुद्ध भी उसका हम जो है क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन इन दो सेक्शंस के अगेंस्ट में अपील हो सकती है, आदेशों के विरुद्ध अपील हो सकती है, लेकिन कोई भी सेकेंड अपील नहीं होती है। केवल इन दो आदेशों के विरुद्ध प्रथम अपील का प्रावधान है, सेकेंड अपील का प्रावधान नहीं है। तो हमने देखा कि पार्ट 2 में किस प्रकार जो है जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स के तहत जो है किसी भी विदेशी अवार्ड को हम प्रवर्तन करा सकते हैं। थैंक यू।